गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, है ना। आप लोग का काफ़ी अच्छा साथ मिल रहा है और अब लाइव चैट में भी काफ़ी लोग आकर सेट का आंसर दे पा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के सेट के इस पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। बंदरगाह के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब पोर्ट के बारे में बात कर रहा है या डॉकयार्ड कह लीजिए, यानी कि जहाँ से ट्रेड होता था। ऑप्शंस में है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। आंसर क्या होगा, लोथल। और हम लोग को पता है लोथल कहाँ है, गुजरात में है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसको कहा गया प्रथम उपदेश को। ऐसा समझिए आप, क्या कहा गया, प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया कहाँ गया था, तो वो दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, सारनाथ में दिया गया था प्रथम उपदेश, जिसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया गौतम बुद्ध द्वारा, ठीक है। और बोध गया में क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो देखिए, दो आंदोलन जो है गांधी जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। एक आता है आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, और दूसरा है आपका क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये वाला। असहयोग आंदोलन कब की घटना है, 1919 या 1920 ले लीजिए आप, 1920 से 1922, है ना, 5 फरवरी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो घटना है वो 1930 से स्टार्ट होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत होता है वो होता है दांडी मार्च, यानी कि नमक कानून से, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है। लास्ट सेट में भी मैंने बताया था, मोहन सिंह भाखड़ा या लाला हरदयाल, दोनों क्या है, गदर पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। गदर पार्टी का फॉर्मेशन जो होता है यूएनओ मतलब यूनाइटेड यूएसए में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी सिंपल क्वेश्चन में कह रहा है 1947 के टाइम में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आंसर क्या है, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। बहुत लोगों को लग रहा होगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन गलत है। आंसर क्या होगा, आचार्य कृपलानी, जिनको कि हम लोग JB कृपलानी भी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपसे पूछ रहा है प्रथम वायसराय, याद रखिएगा यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है। अगर और उसमें भी पूरे भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो वायसराय पोस्ट का फॉर्मेशन हुआ है 1858 में ही, है ना, जब ब्रिटिश क्राउन जो है पूरी तरह से इंडिया पे अपना शासन करने लगा था। तो उस समय जो है आपके वायसराय कौन थे। ऑप्शंस क्या, डलहौजी, ये 1853 नहीं होगा। वारेन हेस्टिंग्स 1773 नहीं होगा। आंसर में ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, लॉर्ड कैनिंग, ये आपके प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। ऑप्शंस में क्या क्या है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उत्तराखंड है। चिपको आंदोलन का शुरुआत बेसिकली कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। आपने सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सुना होगा, वो जो है चिपको आंदोलन के मेन प्रणेता कहले जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ऑप्शंस में क्या क्या है, साइनो रूसो युद्ध है, साइनो ब्रिटिश युद्ध है, अफीम युद्ध है, साइनो फ्रेंच युद्ध है। आंसर क्या होगा, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के साथ हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, अफीम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी। ऑप्शंस क्या क्या है, 1683, 1678, 1688 और 1698 ईस्वी। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1678 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ है, कहाँ, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति का मतलब इंग्लिश में हम लोग कहेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी हो जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब हो गया वो जो लिख कर, वैसा समिति जिसका काम लिखना था, ड्राफ्ट यानी कि तैयार करना था। ऑप्शंस में क्या क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, डॉक्टर B अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब अपनाया गया। देखिए, अपनाया गया अलग बात है और लागू किया गया अलग बात है। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, 26 नवंबर 1949।
और लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से। तो ऑप्शन में अपनाया गया पूछा है तो 26 नवंबर 1949 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो देखिए समवर्ती सूची मिलेगा कहाँ? संविधान के 7वें अनुसूची में, जो 7th शेड्यूल है आपका, 7th शेड्यूल में आपको मिलेगा, 7वें अनुसूची में मिलेगा आपका 3 लिस्ट, जिसमें कि एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट को आप समवर्ती सूची कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट पे नियम कानून दोनों बना सकता है, यानी कि स्टेट भी एज वेल एज सेंट्रल भी। जब आप नागरिकता देखेंगे तो सेंट्रल का विषय है, स्थानीय शासन क्या है? राज्य का विषय है, अंतरराज्यीय नदियाँ, ये भी सेंट्रल का विषय है। एक ट्रेड यूनियन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि स्टेट एज वेल एज राज्य दोनों का दोनों सेंटर दोनों का दोनों क्या है? आपका नियम कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रेड यूनियन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किसमें? आर्टिकल 19 में। किसमें है? आर्टिकल 19 में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उसमें क्या नहीं है? जैसे हड़ताल करने का अधिकार है तो बिल्कुल है, मौन रहने का अधिकार भी है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। देखिए ये जो है आपका क्या है? आरटीआई है, और ये आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी प्रेस की स्वतंत्रता भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऑप्शंस में क्या क्या है? संसद के आम चुनाव के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आ रहा होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो आपका महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनका जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो देखिए अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है, और आप सभी को पता है कि इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। अच्छा, किस आर्टिकल में लिखा है महान्यायवादी की नियुक्ति? तो याद रखिएगा आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 76, और कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो देखिए आपका दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, और तारकुंडे समिति है। ये तीनों का तीनों क्या है? चुनाव सुधार से संबंधित है। और कौन नहीं है? वाई के अघल समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है? गरीबी रेखा निर्धारण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो देखिए महापौर का मतलब हो गया मेयर, और मेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेट्रोपॉलिटन जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके अध्यक्ष होते हैं मेयर। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मतलब नगर निगम। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का क्या फुल फॉर्म है? मतलब का मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ईवीएम तो होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्या है? आपका ईवीएम है, और ईवीएम का पहली बार भारत में यूज केरल राज्य में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शंस में मेनका गांधी, नजमा हेपतुल्ला, स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? स्मृति ईरानी जो है वो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कहाँ? कैबिनेट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो देखिए आपको ऑप्शन में पहला ही नंबर प्लूटो दिख रहा होगा, और यही आंसर सही है। पहले जो है प्लूटो हमारा 9वां ग्रह था, लेकिन अभी हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ही ग्रह हैं। प्लूटो को क्या किया गया है? आपको एक बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में मैंने एक सेट में आपको मैप के थ्रू दिखाया था कि भूमध्य रेखा जो आपका है, ये इक्वेटर लाइन, ये किस किस देश से गुजरती है। याद रखिएगा ये टोटल 13 देशों से गुजरती है। कितने? 13 कंट्री से गुजरती है, जिसमें कि एक कंट्री है आपका केन्या। ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरेगी? केन्या से गुजरेगी, और टोटल 13 देश है। अब केन्या के बारे में बात कर लें तो केन्या की राजधानी क्या होगी? केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्लियर, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? ऑप्शंस क्या क्या है? काहिरा है, त्रिपोली है, इस्तांबुल है और जेरूसलम है। आंसर क्या होगा? आंसर है इस्तांबुल।
आप इस्तांबुल को बहुत मैप में बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको तुर्की के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। तुर्की के जस्ट ऊपर सटा हुआ एक देश है और इस्तांबुल ऐसा है जो एशिया और यूरोप दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश कहलाता है क्या, इस्तांबुल, जो तुर्की का एक शहर है, तुर्की का एक बड़ा शहर है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फर किससे संबंधित है, मैनग्रोव, अल्पाइन, मानसूनी वन, पतझड़ वन। आंसर क्या होगा, अल्पाइन वन से रिलेटेड है क्या, फर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। अच्छा देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पता है कौन सी है, नील नदी है। कौन सी है, नील नदी है। लेकिन ऑप्शन में नील कहीं नहीं दिया हुआ है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, वो है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, अमेजन जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर। और याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर बोलेगा तो याद रखिएगा उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है, उसमें फर्स्ट रैंक पे आपका क्या है, अमेजन है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे बड़ी नदी विश्व की अमेजन, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, बड़ा और लंबा पे फोकस कीजिएगा, वो क्या है आपका, अमेजन है। नेक्स्ट है, अच्छा अमेजन है कहाँ, याद रखिएगा अमेजन जो है वो क्या है आपका, साउथ अमेरिका में है। कहाँ है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, महादेश में। नेक्स्ट है, गंगा सफाई कार्यक्रम, गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है कौन सा देश। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका जर्मनी जो है वो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम में आप हम लोगों का क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों व मंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। जैसे अत्यधिक उत्पादन हुआ मतलब एक तरह का क्रांति आया है ना, तो कौन सा क्रांति है वो पूछ रहा है, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति। याद रखिएगा, मुर्गियों और अंडों से रिलेटेड जो क्रांति है उसको हम लोग रजत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजत क्रांति कहते हैं। जब गुलाबी क्रांति कहेंगे तो मीट का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुलाबी क्रांति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी बागान फसल नहीं है। बागान फसल का मतलब बागान टाइप में जो फसल हो जाए, है ना। तो ऑप्शंस में क्या है, कॉफ़ी है, काजू है, चाय है और मोटा अनाज। जैसे आप चाय के बारे में समझ सकते हैं कि बागान फसल है, सिमिलरली कॉफ़ी है, सिमिलरली काजू है। मोटा अनाज जो है वो क्या है, बागान फसल नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले रबी फसल की। तो याद रखिएगा, रबी फसल की जो बुआई है वो ठंड में होती है। कब होती है, रबी कब होती है, ठंड में, यानी कि अक्टूबर नवंबर कह लीजिए या नवंबर दिसंबर कह लीजिए, क्योंकि अब तो लेट जा रहा है तो नवंबर दिसंबर कह सकते हैं। नवंबर दिसंबर में जिसकी बुआई होती है वो क्या होता है आपका, रबी फसल होता है। और मार्च अप्रैल, अप्रैल कह लेते हैं, मार्च अप्रैल यानी गर्मी के दिन में जब बुआई होगी तो उसको हम लोग खरीफ फसल कहेंगे। तो रबी फसल नहीं है का मतलब खरीफ फसल है। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल जो है वो क्या है आपका, खरीफ फसल है। बाकी ये सरसों, गेहूं और चना देख सकते हैं आप अभी के सीज़न में जो आसपास के आपके खेत हैं वहाँ पर ये तीनों चीज़ अक्सर क्या होता है, लगा रहता है। जैसे चना का साग अभी मार्केट में आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, रबी फसल है, जो कि नवंबर अक्टूबर नवंबर में बोया जा रहा है। और साथ ही साथ जो गर्मी में बोया जाएगा वो आपका खरीफ है। तो ऑप्शन में बोल रहा है रबी फसल नहीं है, मतलब खरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है। आई होप सो ये ऐसा क्वेश्चन जो सबको ही जानता है, हम लोग भी बच्चे थे तो जानते थे कि ये राज्य है जो कि जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, केरल। याद रखिएगा 94% जो है लिटरेसी रेट था वहाँ पे, कहाँ, केरल की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें कि रॉबिन्स जो है वो क्या है, वो आप एक तरह से रिसर्चर कह लीजिए, साइंटिस्ट कर लीजिए। इसमें देखेंगे आप कि कौन सा है, असीमित आवश्यकताएं, बिल्कुल यही सही है। जनरली जो सेंट्रल आर्थिक जो समस्या है वो यही है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम है, हमारा जो विल है वो ज़्यादा है ना। क्या बनाएं, कितना बनाएं और कैसे बनाएं, ये जो है तीनों जो है क्या है, केंद्रीय आर्थिक समस्या है हमारे पास। लेकिन रॉबिन्स के अनुसार जो है, जो कौन सा उत्तरदायी नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो असीमित आवश्यकताएं ये उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। याद रखिएगा, गृहस्थियों द्वारा खरीदे गए उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत मापने वाला एक सूचकांक कौन सा है। जीवन निर्वाह की लागत सूचकांक लोगों को लगेगा ये सही है, लेकिन ये गलत है। थोक कीमत सूचकांक ये भी गलत है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है।
ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में जो सामान खरीदते हैं, वस्तु और सेवा दोनों, है ना, सर्विस भी, उसका जो एवरेज कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। ये बेसिक सा डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मुइर और मदन मोहन मालवीय। आंसर क्या होगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पहले तो फॉर्मेशन 1887 में हुआ, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन के तीसरे अधिवेशन में, आप ऐसा समझ लीजिए। 85 में फॉर्मेशन हुआ है, तो 85, 86, 87 किया किसने है? ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम मुइर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है जॉन लॉक, H.J. लास्की, रूसो और बेंथम, ये सभी विचारक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? जॉन लॉक जो है वो क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? साम्यवाद का मतलब वही हो गया, एक तरह का विस्तार हो गया। ऑप्शन है सेंटो, नाटो, सिएटो और वारसा पैक्ट। तो आपने नाटो का नाम सुना होगा, नाटो का फॉर्मेशन हुआ है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ है आपका? 1949 में हुआ है, 1949 में हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और ब्रुसेल्स जो है इसका क्या है? कैपिटल है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये आपकी कैपिटल है किसका? नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, मैंने बताया है आप लोगों को। ऑप्शन है 26 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी और 20 जनवरी। आंसर क्या होगा? 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है वो चुनाव आयोग का, जो सुकुमार सेन थे हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त, उनका गठन हुआ था। और इसीलिए उसी दिन की याद में हम लोग क्या करते हैं? 25 जनवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से रिलेटेड है? काम्पिल मेला, ये ध्यान में रखिएगा, ये किस समुदाय से रिलेटेड है? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? जैन है, ईसाई है, सिख है और बौद्ध है। आंसर क्या होगा? काम्पिल मेला से रिलेटेड है किससे? जैन से। और मनाया कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का क्या नाम है? आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए जो जीव है वो कौन सा है? ये ऐसा जीव है जिसको हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। ऑप्शंस क्या है? केचुआ, फीता कृमि, मुद्रिका कृमि और चपटा कृमि। आंसर क्या होगा? आंसर होगा केचुआ, जो है वो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो देखिए, एक ऐसा जीव जो जिसका कोशिका क्या है? फिक्स नहीं है, वो क्या है आपका? ऑप्शंस है बैक्टीरिया, विषाणु, अलगी और कवक, है ना। यानी कि आंसर क्या होगा? वायरस होगा। वायरस क्या है? एक अकोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? जनरली आप जानते हैं कि जब भी चेक होता है यूरिन का तो यूरिक एसिड देखा जाता है ना। कॉमन सा चीज़ है ये हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? यूरिक एसिड, या कभी कभी कहते हैं कि यूरिया का जो हमारे शरीर में जो मात्रा है वो बढ़ गया है, तो वो यूरिक एसिड से आया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, आप सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो इसको एरोटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस में क्या क्या है आपका? ऑप्शंस में है धमनिका, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा और महाधमनी। ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पे आंसर में मेरे हिसाब से इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, महाधमनी को क्या बोलते हैं? ऑर्टा कहते हैं। ठीक है, AORTA, तो थोड़ा हिंदी में गड़बड़ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी महाधमनी कहते हैं सबसे बड़ी धमनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो पुनर्जनन में होता क्या है, बात समझिए। जहाँ आपको चोट लगा है वहाँ जिस प्रकार का सेल या टिश्यू है उसी प्रकार का सेल या टिश्यू वहाँ जनरेट होगा, ताकि वहाँ पे घाव क्या होगा? भर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कल को वहाँ पे कोई घाव हुआ था। तो ऑप्शन में कह रहा है संयोजी ऊतक द्वारा नाश हो चुका कोशिका का प्रतिस्थापन, गलत है। WBC द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, ये भी गलत है। ठीक है, WBC हालांकि होता है बट नाश हो चुकी कोशिकाओं का। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मैंने बताया आपको, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? घाव भरने की प्रक्रिया इसी द्वारा होती है। नेक्स्ट क्या है? वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मतलब क्रोमोसोम के द्वारा जो है वंश का जो हेरिडेटरी जो ट्रांसफ़र होता है,
किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, नरीन वर्ग एवं खुराना, बिडल एवं टाटम और सटन एवं बोवेरी। आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सटन एवं बोवेरी जो है वंशागति का क्रोमोसोमवाद, ये क्रोमोसोम वर्ड से बना है, सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? सटन और बोवेरी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी का मतलब याद रखिएगा दर्द से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब दर्द को क्या कर दे? कम कर दे। ऑप्शन में क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, पेंसिलिन है और नोवेलजीन है। तो आंसर क्या होगा? नोवेलजीन जो है वो क्या है? एक पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द को कम करने वाली दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद क्या है? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले वाला बनने वाला उत्पाद है पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड, गिल्सरिक एसिड और सक्सेनिक एसिड। आंसर क्या है? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला क्या है? पहला उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B9 के बारे में बात करेंगे। ऑप्शंस में क्या क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बायोटिन है, फॉलिक एसिड है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9 का क्या? रासायनिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित कर देती है, यानी कि तोड़ देती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से मैं आज से किसी भी सेट में नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को तोड़ती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन की परत की मोटाई नापने के लिए जो मात्रक है वो क्या है? डाबसन है। क्या है? डाबसन या डॉबसन, जो कह लीजिए आप, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक टोटल 7 प्रकार के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें है मीटर है, सेकंड है, एम्पियर है, ओम जो है वो क्या है आपका? मूल मात्रक नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरण U + V = U + AT जानकारी देता है। तो वेग समय ग्राफ, देखिए वेग है और समय है, तो वेग समय ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर वेग समय किस में है? ऑप्शन नंबर ए है। V = U + AT क्या है? वेग समय का ग्राफ है। नेक्स्ट है बल का विमीय मात्रक क्या है? समीकरण क्या है? तो F = क्या होता है? ma होता है, ठीक है। m क्या है आपका? मास है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। तो मास का क्या हो गया आपका? मास का तो हो गया m, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर का l और पर सेकेंड स्क्वायर का t-2। तो आंसर क्या होगा? mL/t-2। ऑप्शंस में कहाँ है? mL/t-2, ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है। क्लियर? इस तरह से आप क्या है? वीमा यानी कि डायमेंशंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, kWh की इकाई है, तो याद रखिएगा किलोवाट आर, ठीक है। किलोवाट आर जो है क्या है? ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये होता कहाँ है? याद रखिएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं तो जो यूनिट आता है हमारे घर में, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जब हम बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, तो जो यूनिट का रीडिंग आता है वो रीडिंग क्या है? तो याद रखिएगा वो ऊर्जा है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। देखिए हमारे कान का जो पर्दा पर जो साउंड रहता है वो 1/10 सेकेंड्स का रहता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, 1/10 सेकेंड का रहता है। और हवा में जो है जो ध्वनि का वेग है वो 330 या 333 है, तो उसको 340 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करता है, ठीक है। तो 1/10 सेकेंड का मतलब होगा 340 का 1/10, यानी कितना? 34 मीटर। यानी कि साउंड अगर 34 मीटर ट्रैवल कर ले तो हम लोग उसको क्या परावर्तन सुन सकते हैं, मतलब गूंज जिसको कहते हैं, टकराकर आवाज़ का लौटना। 34 मीटर दूरी को 2 हाफ पार्ट में बांट दीजिए, मतलब साउंड 14 मीटर गया और 14 मीटर आया, तो 1/10 सेकेंड में ही हम सुन लेंगे। 14 का मतलब 17 मीटर गया, 17 मीटर आया, मतलब 34 मीटर हुआ। तो इसी वजह से जो है इसका आंसर 17 मीटर है। मैं फिर बता दूं, 340 मीटर का हमने 1/10 किया, ये आ गया डिस्टेंस 34 मीटर, और 34 मीटर को फिर 2 पार्ट में बांटा, आ गया 17 मीटर। यानी कि 17 मीटर डिस्टेंस पे अगर कोई आवाज़ मतलब एक दीवार है और हम बोलेंगे कम से कम, तो उतना दूर जाकर वापस आ जाएगा। तो परावर्तक सतह कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। और जब हम बात करेंगे पानी में, तो पानी में वही लगभग हो जाता है 75 या 70 मीटर के आसपास। इसका भी वजह बताएंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को
बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक हो जाता है। मतलब सीधा सीधा जब दूध को वो जो हम मथते हैं, है ना, मक्खन बनाने के लिए, वो किस वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, घर्षण बल के कारण, ऊष्मा बल के कारण। तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूध से मक्खन अलग हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल का हिमांक क्या है? तो आई होप सो आपको पता होगा कि जल जो है वो बर्फ़ कब बन जाता है। ऑप्शन में क्या है, 0, -4, 4 और 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, हिमांक है। हिमांक का मतलब जिस पे बर्फ़ जम जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं कि इसका जो है क्या, घनत्व तो सबसे अधिक होता है, किसका, पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद अधिकतम विचलित हो। देखिए प्रकाश वर्ण का मतलब वो कलर जो अधिकतम विचलित हो। तो आपको पता है कि जब एक प्रिज्म बनाएंगे हम लोग और उसमें लाइट क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे कम डिवाइड होता है रेड, मतलब डिवाइड मतलब डेविएट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होगा, वायलेट होगा। वायलेट का मतलब बैगनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपको नज़र आ रहा होगा, बैगनी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है, जनरेटर, एमीटर, मीटर और गैल्वेनोमीटर, मोटर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, एमीटर से करते हैं, या आमीटर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा है। ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जलवाष्प है। तो ये तीनों क्या है, टेम्परेचर बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जलवाष्प नहीं है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। ऑप्शंस में देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख गया होगा, वेरी गुड। ये क्या है आपका, प्लास्टिक जो है वो एक तरह का क्या है, इंसुलेटर है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग। देखिए हम बता रहे हैं, नील्स बोर ने ही बताया था कि जो आपका एक सेल का न्यूक्लिक है उसके बाहर और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कक्षा में घूम रहा है तो उनका कोणीय संवेग क्या होगा। संवेग तो समझ ही रहे हैं, द्रव्यमान गुना वेग। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था NH/2π। ठीक है, NH/2π ये फॉर्मूला दिया था कोणीय संवेग का, किसने, नील्स बोर ने। क्लियर, तो ये आप याद कर लेंगे, NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। तो चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं इसको, किसका सामान्य नाम है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्राइट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। तो आंसर क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट को, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, NaNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है। पायरीमिडीन क्षार नहीं, क्षार का मतलब हो गया आपका बेसिक नहीं है। ऑप्शंस में क्या क्या है आपका, यूरेसिल है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन है। आंसर क्या होगा, गुआनिन जो है वो आपका पायरीमिडीन क्षार नहीं है। मतलब ये तीनों का तीनों क्या है आपका, पायरीमिडीन क्षार है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा बात कर ले गुआनिन का। तो याद रखिएगा गुआनिन क्या है, एक तरह का एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। बाकी क्षार का मतलब बेस है, तो ये तीनों का है बेस है। नेक्स्ट है EDTA एक लिगेंड है। तो EDTA का अगर फुल फॉर्म जानना चाहें तो क्या होगा, तो याद रखिएगा इथाइलिन डाई अमीन ट्रेटा एसीटेट एसिड है आपका क्या, EDTA। और ये किसका लिगेंड नहीं है। तो आंसर में देखेंगे ऑप्शन में बाईडेंटेंट, पेंटाडेंटेंट, ट्राईडेंटेंट और हेक्साडेंटेंट। तो आंसर क्या होगा, हेक्साडेंटेंट का लिगेंड नहीं पाया जाता है EDTA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, जिसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, कागज़ के टुकड़ों का जलना, ये भी रिवर्स नहीं कर सकते, लोहे में जंग लगा है, इसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये जब जब नमक डालेंगे तो गैस क्या होगा, हल्का हल्का निकलता ही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। मतलब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जिसमें शाइन होता है। ऑप्शन में क्या क्या, सल्फर है, फास्फोरस है, बोरोन है और आयोडीन है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आयोडीन ऐसा है जिसमें क्या है, धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत का मतलब हो गया नवीन ऊर्जा स्रोत, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं। ऑप्शन में देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब समय आने पर ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन में आंसर क्या है? पवन जो है वो है क्या आपका गैर परंपरागत स्रोत या नवीकरणीय स्रोत आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में क्या है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट वह सर्वोत्तम कोयला है जिसमें कि कार्बन का परसेंटेज 80 to 95% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए सारा का सारा डिग्री सेल्सियस में दिया है तो ये तो बहुत कम है। 96 में तो पानी खौलने ही लग जाता है, 98 में तो ये तो गलत है और ये भी गलत है, 81 भी गलत है। आंसर क्या होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। और जब हम फ़ॉरेनहाइट में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 98.6 फ़ॉरेनहाइट सही होगा, डिग्री सेल्सियस नहीं। और डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस शरीर का, मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन के क्या थे? एक नेता थे, प्रमुख नेता थे, प्रखर नेता थे। तो ऑप्शन में सी दिख रहा होगा आपको, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कभी हुआ करता था जब बिहार झारखंड कंबाइंड था तो माइका का था, अब्रक का, बट अभी आज के डेट में ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? इरिलेवेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का अभी वर्तमान में कोई आंसर नहीं दिया जाएगा, नन ऑफ दीज कह सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए? तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि स्वनिधि योजना का शुरुआत कब से हुआ है। तो इसका शुरुआत हुआ है 2020 में, ठीक है, जून 2020 में हुआ है। तो 20 से 21, 22, 23 कंप्लीट हुआ होगा, मतलब 3 साल हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर क्या है? ए नंबर आंसर क्या है इसका? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो देखिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का टारगेट 2024, ए नंबर ऑप्शन सही है। 2024 तक का टारगेट रखा गया है इसको स्मार्ट सिटी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन उन 5 राज्यों में नहीं है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो याद रखिएगा ये जो आपका इंडियन मेरिडियम जो स्टैंडर्ड मेरिडियम है, मतलब जो समय रेखा है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें कि एक आपका क्या है? यूपी है, ठीक है, फिर क्या है? एमपी है, फिर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और नीचे क्या है? आंध्रा है, ठीक है। तो आंसर में देखेंगे बिहार कहीं नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार होगा, सॉरी डी बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अगेन देखिए संविधान सभा का उपाध्यक्ष पूछ रहा है और आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और एच.सी. मुखर्जी का फुल फॉर्म क्या है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका नाम है। ये क्या है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति, और ऑप्शन में क्या है? वही जिन्होंने कि पर कैपिटा इनकम निकाला होगा। ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, जे.वी. जोशी है, डी वाचा है, दादा भाई नौरोजी है। और आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी पर या ये कह लीजिए कि इकोनॉमिक आकलन पर जो है काम किया था। और इनके द्वारा उस टाइम जो पर कैपिटा इनकम था यानी कि प्रति व्यक्ति आय जिसको कह सकते हैं, वो था आपका कितना? 20 रुपये था। ये भी क्वेश्चन में कहीं पूछा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा जो आकलन किया गया था राष्ट्रीय आय का गणना, वो क्या था आपका? 20 रुपये था। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के थे? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो पहला महासचिव था उनका नाम था ट्रिग्वे ली, ठीक है। क्या नाम था? ट्रिग्वे ली। और वो किस देश के थे? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, नॉर्वे। आंसर क्या होगा? नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार दी थी? तो देखिए जब आप एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे ना, एसएससी का, हालांकि अब तो ये ख़त्म हो गया रूल, पहले ये था
कि एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर आप उस जगह पे जाते थे डीवी करने के लिए। कहाँ जाते थे डीवी करने के लिए? ऑप्शन में देखेंगे, जब आप सेंट्रल रीजन से हैं तो डीवी करने जाएंगे इलाहाबाद। और मैं ये पार्क गया हूँ, इस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क है, ठीक है। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का वो मूर्ति भी बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि पुलिसकर्मियों द्वारा घेरे जाने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी है? तो इलाहाबाद में, जहाँ एसएससी का डीवी होता था, ठीक है। और उस पार्क का क्या नाम है? उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस क्या क्या है? फ्रांसीसी है, जर्मन है, ब्रिटिश है, कनाडाई है यानी कनाडा से है। ऑप्शंस में है आपका रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है, और रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सोमगो झील जो है वो कहाँ है? सिक्किम में है। जब हम सिक्किम की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसकी राजधानी गंगटोक है। एरिया वाइज जो है सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका क्या है? गोवा है। और पॉपुलेशन वाइज जो सबसे छोटा राज्य है वो क्या है? आपका सिक्किम है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किन के नाम पे दर्ज है? ऑप्शंस क्या क्या है? डी गुकेश है, विश्वनाथन आनंद है, JN गोपाल है, परिमार्जन नेगी है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी गुकेश के नाम पे है सबसे कम एज में जो है ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन है 6 से 14, 7 से 15, 6 से 15, 18 से 15। आंसर क्या होगा? 6 से 14 साल तक जो है सर्व शिक्षा अभियान भी है, साथ ही साथ जो आपका संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट का 11वां पॉइंट, ये सभी क्या है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जब बात कर रहे हैं राज्य चुनाव आयुक्त की तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन में है मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल करेंगे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है वो किस शहर में? ऑप्शन में नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल और गुवाहाटी। आंसर क्या होगा? देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या हेडक्वार्टर कह लीजिए। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस में है रहने का स्थान, मृतकों का टीला, बाजार स्थल और पसंदीदा शहर। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस क्या क्या है? फाहियान है, इत्सिंग है, अलबुरुनी है, ह्वेनसांग है। तो देखिए हर्षवर्धन है तो ह्वेनसांग है, हमने ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा हर्षवर्धन क्या? ह्वेनसांग। और बात करेंगे ह्वेनसांग कब आया था, तो याद रखें हर्षवर्धन का शासनकाल था लगभग 630 AD के आसपास। 630 AD के आसपास चलें तो थोड़ा सा इससे पीछे चलें तो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चलकर मोहम्मद पैगंबर साहब गए, जिसको कि हम लोगों ने हिजरी संवत की शुरुआत मानी थी, ठीक है। फिलहाल बात कर लें ह्वेनसांग का 630 में हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मंत्रियों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शंस में है शहरी खेल अवसंरचना योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, राजीव गांधी खेल अभियान और खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो देखिए आपने अभी जस्ट नाम सुना होगा खेलो इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई है? 2018 में हुई है। और खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वो 3 गेम को मिलाकर हुआ है। कौन कौन सा? पहला तो ये है राजीव गांधी खेल अभियान योजना, ठीक है, शहरी खेल अवसंरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना, इन तीनों को मिलाकर बना है आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम, 2018 में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? जब बात करें ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, बात तो सही है। उत्तरी अमेरिका का USA, एशिया भारत में और अफ्रीका कांगो। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सुमेलित सही है, सबसे बड़ा देश। तो क्या अफ्रीका में कांगो सबसे बड़ा देश है? नहीं है। एशिया में क्या भारत है? बिल्कुल नहीं। उत्तरी अमेरिका में USA नहीं है, कनाडा है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा देश है। एरिया के हिसाब से आप मैप भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 140 रुपये में बेची है, उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस x रुपया है तो प्रॉफिट x का x% हुआ है, x/100, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर कितना अमाउंट है, ये दोनों मिलाकर अमाउंट है 144 रुपया, ठीक है। बात समझ रहे हैं। या तो आप इस तरह से इसको आप डिकोड करके बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका था कि ऑप्शन को ही देख लेते हैं। ऑप्शन अगर 180 है और 180% का लाभ होता तो गलत हो जाता, ज़्यादा डेटा है, 144 ही चाहिए। 100 है और 100% का लाभ लेंगे तो भी 200 हो जाएगा। 80 है और 80% का लाभ लेंगे, क्योंकि जितना आपका CP है उतना ही लाभ परसेंट है, तो 80% का अगर लाभ लेंगे तो 80 का 80% क्या हो जाएगा, 64, और 64 और 80 को ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, घड़ी का विक्रय मूल्य आ जाएगा 144। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 80। देखिए होता क्या है कि सेट को कम टाइम में अच्छा कंटेंट देना होता है, और साथ ही साथ हम लोग उसमें ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा एरर ना हो, तो थोड़ा बहुत एरर भी हो जाता है। टाइम क्योंकि कम लेना है तो इस वजह से शॉर्ट करना है, थोड़ा सा स्पीड में ही बोलना पड़ता है। तो आई होप सो आप इन सभी बातों को समझ रहे होंगे। और आप लोग का एरर होने पर जिस तरह से कमेंट और फीडबैक आता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप कम से कम वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, वेरीफाई भी करते जा रहे हैं। तो आप लोगों का यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।